अमेरिका ईरान के साथ जो बातचीत करना चाहता है वो एक बार फिर यूरेनियम के मुद्दे पर आकर फंस गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना संदेश आसिम मुनीर के जरिए भेजा था ईरान की लीडरशिप से बात करने के लिए कहा था, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं सामने, एक बार फिर मामला यूरेनियम एनरिचमेंट पर आकर रुक गया है। तमाम तरह के प्रस्ताव रखे गए ईरान के सामने। एक प्रस्ताव यह था कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसको रोक दे और अगले कई सालों के लिए, उसमें 5 साल का भी जिक्र हुआ, 10 साल का भी जिक्र हुआ, 20 साल का भी जिक्र हुआ कि अगले 20 साल तक जो है यूरेनियम एनरिचमेंट ना करे। इस तरह की खबरें आई, इस तरह के प्रस्ताव सामने रखे गए। एक प्रस्ताव यह भी रखा गया कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% के करीब एनरिचमेंट हो रखा है उसको कम करके 3% कर दिया जाए। इस तरह के भी ऑप्शन सामने रखे गए। एक बात यह भी रखी गई कि ईरान अपना अगर एनरिच यूरेनियम दे देता है तो बदले में ईरान के ऊपर जितने सैंक्शंस लगे वो सब हट जाएंगे। इस तरह के तमाम ऑप्शन सामने रखे गए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, ईरान ने एक बार फिर इन्हें मानने से मना कर दिया है। देखिए, मैं 2 लोगों का जिक्र करना चाहता हूं जो कि ईरान में बेहद प्रभावशाली पदों पर हैं, और बताया जा रहा है कि ये दोनों नहीं चाहते कि किसी भी तरह से अमेरिका से बातचीत की जाए। इसमें पहले है मोहम्मद बाघेर जोलगाद्र, जो कि ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, जो अली लारीजानी साहब शहीद हुए उनकी जगह जो है जोलगाद्र साहब जो है वो अपॉइंट किए गए। एक और दूसरा अहमद वाहिदी साहब, IRGC के कमांडर इन चीफ। ये 2 लोग हैं जिन्होंने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि ईरान को अमेरिका से किसी तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। इनका कहना है कि जो जवाब देना होगा वो ईरान की सेना दे देगी। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह की शर्तें थोपना, जो बार बार अमेरिका की तरफ से शर्तें लगाई जा रही हैं, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा, ये मान लीजिए तो ऐसा कर देंगे, ये शर्तें थोपना किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। और तीसरी बात इन्होंने कही है, जो ईरान के हित में होगा, ईरान का नेशनल इंटरेस्ट होगा, उसको सबसे आगे रखते हुए ही बातचीत की जाएगी। यानी ये दोनों लोग ऐसे हैं, एक तो अहमद वाहिदी IRGC के कमांडर इन चीफ और दूसरे मोहम्मद बाघेर जोलगाद्र जो कि सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। इन दोनों का कहना यह है कि अभी जो हालात हैं और जिसमें अमेरिका जिस रुख से आगे बढ़ रहा है बातचीत करने के लिए, इसमें किसी तरह की कोई भी बातचीत करना एक फिर से एक धोखे को दावत देने जैसी बात है। देखिए, ईरान में इस तरह की खबरें भी आई ईरान से कि ईरान में 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक, कुछ लीडरशिप शायद ये चाहती है कि बातचीत की जाए अमेरिका से और एक डील की तरफ संभावना बनाई जाए, जबकि ये दोनों जो हैं, इन दोनों कमांडर्स का कहना ऐसा है कि किसी भी सूरत में बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, गौर करने वाली बात है कि ये दोनों ही लोग, अगर हम बात करें अहमद वाहिदी साहब से की बात की जाए या मोहम्मद बाघेर जोलगाद्र इनकी बात की जाए, ये दोनों IRGC से जुड़े हैं, ईरान की सेना से जुड़े रहे हैं। ये खामेनेई साहब के पुराने उन सहयोगियों में शामिल हैं जिन्होंने इस्लामिक क्रांति के बाद से अली खामेनेई साहब के साथ मिलकर लगातार ग्राउंड पर लंबे समय तक काम किया है। चाहे इराक के साथ जंग हो, चाहे जिस भी तरह के ईरान ने ऑपरेशंस किए हैं, सेना ने जो बड़े कदम उठाए हैं, खामेनेई साहब की तरफ से सेना को जो आदेश दिए गए, इन सब में इन दोनों की ही बेहद अहम भूमिका रही है और दोनों उस इस्लामिक स्कूल से जुड़े हुए हैं जो खामेनेई साहब ने डेवलप किया। इसीलिए इनको खामेनेई साहब के 2 शेर भी कहा जाता है और ये बात अमेरिका तक पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ चुकी है कि जब तक ये दोनों लोग यहां पर हैं, तब तक किसी भी तरह का छल नहीं किया जा सकता ईरान के साथ। देखिए, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का वक्त खत्म होने वाला है 21 अप्रैल को, लेकिन इसी बीच नया डेवलपमेंट हुआ है। लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। इजराइल की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया और जो बयान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जल्द ही नेतन्याहू अमेरिका भी जा सकते हैं, लेबनान के राष्ट्रपति भी अमेरिका जा सकते हैं और वहां दोनों की मुलाकात हो सकती है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि लेबनान अपने सीज फायर की शर्तों पर कायम रहेगा, वो उसे तोड़ेगा नहीं। ऐसे में अब देखना है कि क्या लेबनान और इजराइल के बीच जो हमले हो रहे थे, क्या वो रुक जाएंगे? ये बड़ी ही गौर करने वाली बात होगी।
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अमेरिका की तरफ से बयान आना कि जो डेलीगेशन बात करने आए उसको पूरा अधिकार होना चाहिए फैसले लेने का। ये बात जब अमेरिका की तरफ से कही गई, उसका मतलब ही यही था कि वो अब इस बात को समझ चुके हैं कि अब फैसला ईरान की सेना करेगी। देखिए, दो तीन चीजें और हैं बड़े डेवलपमेंट, ये जो घेर के खड़ी है अमेरिका की सेना, और बार बार तरह तरह के बयान आते हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब मैं हमेशा के लिए हॉर्मूज खोलने जा रहा हूं, कभी वो कहते हैं कि एक भी जहाज को नहीं निकलने दिया जाएगा, कभी वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमारी बातें नहीं मानी जाए तो फिर धमकी देने लगते हैं कि हम हमला कर देंगे। इन सब के बीच में ईरान की सेना का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मोहसिन रजाई साहब, वो भी आईआरजीसी से जुड़े पुराने कमांडर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो 10,000 सैनिक अपने बुला रखे हैं अमेरिका ने, इन्होंने कदम भी रखा, सबके सब सैनिकों को बंधक बनाया जाएगा, सबके सब सैनिकों को बंधक बनाया जाएगा। और यह भी बता दिया गया है कि फिर उसके बाद बार्गेनिंग करने में मुश्किल हो जाएगी अमेरिका को, और छुड़ाने के बदले जो है फिर अरबों डॉलर्स देने पड़ जाएंगे। यह बात भी सामने रख दी गई है। यानी आईआरजीसी का प्लान बिल्कुल क्लियर है कि ये जो 10,000 सैनिक आए हैं, असल में इस तरह की खबरें चल रही हैं पिछले 24 घंटे से डिफेंस सेक्शन में कि फिर से ग्राउंड ऑपरेशन की बात चल रही है। मुनीर गए थे बात करने के लिए, वहां पे मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रस्ताव रखे, ईरान ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई जहां पर पहले दौर पे थी। आप यूरेनियम पर क्या डील करोगे? यूरेनियम वो चीज है, यूरेनियम ईरान का, जिसको ईरान के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, उसके लिए खून बहाया है साइंटिस्ट ने। ईरान के वैज्ञानिकों की जिस तरह से इजराइल ने हत्या की, जो 12 दिन की जंग हुई थी, उसमें उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर ये यूरेनियम तैयार किया है। और अगर ये न्यूक्लियर बम बन गया होता तो अब तक किसी की हिम्मत नहीं थी होती आंख दिखाने की। वो जैसे नॉर्थ कोरिया के पास है, नॉर्थ कोरिया पर हमला करके दिखाएं, अब तक किम जोंग उन आदि निपटा चुके होते। इजराइल तो पता नहीं कहां चला गया होता, नक्शे से खत्म हो गया होता। वो तो किम जोंग उन पिछली बार ही कह रहे थे कि मेरी तो एक ही मिसाइल काफी है पूरे इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए। देखिए, अली अब्दुल्लाई हैं, द कमांडर ऑफ ईरान जॉइंट मिलिट्री कमांड, इनकी तरफ से एक बयान आया है। इनका कहना ऐसा है, Ali Abdullah, the commander of Iran's Joint Military Command, has also threatened to halt trade in the region if the US does not lift its blockade. इनका कहना यह है कि अगर अमेरिका ये जो घेर के बैठा है अपना ब्लॉकेड नहीं अपना हटाता है इसको हॉर्मुज से, हम पूरे अरब में व्यापार को रोक देंगे। इनकी तरफ से बयान आया है। He warned that Iran would retaliate by blocking trade through the Red Sea along with the Gulf and the Sea of Oman. उनका कहना ऐसा है कि अगर अमेरिका की ये जो नेवी इस तरह से खड़ी रही 16 जहाज लेके और तमाम डिस्ट्रॉयर्स लेकर, तो फिर ओमान की खाड़ी में कोई व्यापार नहीं होने दिया जाएगा, और इसके साथ ही बाब अल मंदेब को बंद कर दिया जाएगा, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पूरी तरह से बंद कर देगा। अगर बाब अल मंदेब बंद हो जाता है तो फिर आप ये समझिए कि हॉर्मूज वाला तेल पूरा बंद है 20 से 25%, और उसके बाद 10% आप और जोड़ लीजिए, मतलब पूरी दुनिया का 35% तेल का व्यापार ही बंद हो जाएगा। यानी सिर्फ ब्लॉकेड करने वाली जो ट्रंप की पॉलिसी है, इसको ईरान ने जवाब देने का असल में पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि कैसे अमेरिका को जवाब देना है। वो 21 तारीख करीब आ रही है, सीज फायर खत्म होने वाला है। सीज फायर खत्म होता है, उसके बाद अगर उसके पहले कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, देखिए खबरें तो ये भी है, इस पूरे मामले में आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंसे हुए कैसे, अमेरिका कैसे फंसा हुआ है, और ईरान को कतई जल्दी नहीं करनी चाहिए बातचीत करने की। उसकी वजह यह है, देखिए चीन का व्यापार रुक रहा है, अफेक्ट हो रहा है नेचुरली। जितने जहाज पहले निकलते थे उतने नहीं निकल पा रहे। 13 से 14 लाख बैरल ऑयल हर दिन निकलता है वहां से चीन का, वो उस संख्या में नहीं निकल पा रहा है, कम हो रहा है। चीन ने दबाव बनाना शुरू कर दिया अमेरिका पे कि इसको हटाइए वरना हम देखते हैं। और यहां तक खबरें तो डिफेंस सर्कल में यहां तक है कि चीन ने पैरेलल जंग की तैयारी शुरू कर दी है। और चीन की जंग की तैयारी का मतलब आप समझ रहे हैं, जब वो ईरान को अपने सैटेलाइट्स की मदद करवा सकता है और 16 के 16 बेस उड़ गए अमेरिका के, तो जब वो खुद हमला करेगा तो क्या होगा। खबरें तो ये भी है डिफेंस सेक्टर में कि ये जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हुए हैं उसके लिए डोंगफेंग मिसाइल्स तैयार कर दी गई हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो कहां क्या हमले होने हैं, वो तैयारी ईरान ये तैयारी में चीन ऑलरेडी जुट चुका है।
कि अगर ये स्थिति पैदा हो जाए कि अमेरिका से दो दो हाथ करने पड़ जाए मिडिल ईस्ट में, तो कौन से जहाजों पर हमला होगा, कैसे हमला होगा, उसकी एक पैरेलल तैयारी में चीन जुटा हुआ है। और वो मिसाइल्स भी रेडी हैं, कहां पे कौन सी अब्राहम लिंकन पर जानी है, कौन सी जिब्राल्टर फोर्ट पर जानी है और कौन सी जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर जानी है, ये तैयारी कर रखी है चीन ने। इस तरह की भी डिफेंस सर्कल में खबरें हैं, आप सर्च करिए मिल जाएंगे आपको। तो देखिए साहब, ऐसा है कि चीन एक अलग तैयारी करके जुटा हुआ है। चीन को पता है इस बात को कि वेनेजुएला से ऑयल रोका, अब ईरान से ऑयल रोक रहे हैं, तो ये वॉर अमेरिका वर्सेस चीन का है, वो चीन उसके लिए अलग तैयार बैठा है। रूस की तरफ से क्या बयान आया वो भी सुन लीजिए। रूस की तरफ से बयान आया है, पुतिन की तरफ से बयान आया है कि ईरान जैसे चाहे वैसे अपना यूरेनियम प्रोग्राम आगे बढ़ाए, वो पीसफुल पर्पस के लिए है। कोई सबूत नहीं इस बात का कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, एटम बम बना रहा है। उसके बाद ईरान अपना न्यूक्लियर जो यूरेनियम है, इससे वो बिजली बनाता है, ये उसको रख रहे, उसका एनरिचमेंट करे नहीं करे, ये ईरान का मसला है और पूरी तरह से हम उसके साथ खड़े हैं, ये रूस का कहना है। जो लावरोव का बयान आया, देखिए, इन अ बोल्ड डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इन बीजिंग, जो बीजिंग गए थे सरगेई लावरोव विदेश मंत्री रूस के, वहां पे उन्होंने कहा, इन द बोल्ड डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इन बीजिंग सरगेई लावरोव डिफेंडेड ईरान्स राइट टू एनरिच यूरेनियम फॉर पीसफुल पर्पसेस। उन्होंने कहा कि ईरान शांति के लिए अगर अपना एनरिचमेंट करता है तो हम उसके साथ खड़े हैं, समर्थन करते हैं उसका। आर्ग्यूइंग देन इट इज इनएलिएनेबल राइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल नॉर्म्स। उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ये ईरान का अधिकार है उसका अपना यूरेनियम एनरिचमेंट करना अपने शांतिपूर्ण कारणों के लिए, और इसको किसी हालत में नहीं रोका जा सकता और नहीं रोका जाना चाहिए। Lavrov told reporters that Moscow would support whatever approach Tehran chooses on its nuclear program. उन्होंने कहा कि मॉस्को यानी रूस समर्थन करता है ईरान का, वो अपने यूरेनियम के लिए जो भी फैसला करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। आप समझ रहे हैं, चीन ने धमकी दे दी है अगर हमारे जहाज रोके तो जंग हो जाएगी साहब। रूस वहां से कह रहा है कि हम अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, जो फैसला लेगा वो ईरान लेगा। ये बात साफ कर दी है रूस ने कि यूरेनियम जो है ईरान का है, जो फैसला लेगा हम साथ खड़े हुए। अब इस सूरत में ये जो दोनों कमांडर्स हैं ईरान के, जो मैं बार बार इन पर फोकस कर रहा हूं, मोहम्मद बागेर जोलगद्र और अहमद वाहिदी साहब, इन दोनों का रुख तय करेगा अमेरिका से बात करनी है नहीं करनी। 6 दौर की बातचीत हुई, आपने हमला कर दिया। देखिए, असल में कहानी जो है वो वहीं पे आके जो है फंस गई है। बातचीत क्यों नहीं हो पा रही ईरान में, और खासकर ये दोनों कमांडर्स में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? उसकी वजह है सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना। मेरे पास जो सोर्सेस हैं उसके मुताबिक तो ये भी बयान आए हैं, जो अहमद वाहिदी साहब हैं ईरान के आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ, उन्होंने ये भी कहा इन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया है, ऐसे लोगों से, ऐसे कातिलों से बात नहीं की जानी चाहिए। अली खामनेई साहब के हत्यारों से किसी कीमत पर बात नहीं होनी चाहिए, यह कहना है अहमद वाहिदी साहब का, जिन्होंने जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको यह संदेश दे दिया है। अगर किसी की हिम्मत होती है ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला करने की, तो ऐसे लोगों से सिर्फ जंग की जा सकती है, समझौता नहीं किया जा सकता। और अगर आप मेरा व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचे, मैं अहमद वाहिदी साहब की इस रुख से बिल्कुल सहमत हूं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ईरान को क्या करना चाहिए। जो अहमद वाहिदी कह रहे हैं, एक प्रकार से बात पूरी तरह से सही कह रहे हैं। स्थिति वही है, करबला की जो जंग हुई थी, यजीद की सेना के साथ इमाम हुसैन साहब ने बातचीत नहीं की थी, समझौता नहीं किया था, जंग की थी, शहीद होना मंजूर था, लेकिन उनके साथ बातचीत करना मंजूर नहीं था। और यही स्थिति इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज इमाम हुसैन की जगह पर अली खामनेई साहब है, बस। बाकी सब के सब वही स्थिति है। जैसे यजीद की सेना खड़ी थी, आज वैसे अमेरिका की सेना खड़ी है, इजराइल की सेना खड़ी है। ये मेरा सोचना है, अब आप इस पर जो भी सोचते हो। हाल ही में मैं ईरान हाउस गया था, वहाँ पे अली खामनेई साहब की शहादत को लेकर 40वीं के मौके पर जो है वो एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। उस सभा पे मैं जब वहाँ गया तो वहाँ की जो तस्वीरें थी वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वहाँ पे कम से कम 1000 मुस्लिम बहनें आई हुई थी अली खामनेई साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, और वो सब की सब मुस्लिम बहनों के आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये आंसुओं में अली खामनेई साहब जिंदा हैं। वहां पे हजारों की संख्या में युवा मौजूद थे जो
जितनी बार नारे लगते वो कहते लब्बैक या हुसैन या अली खामनेई साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके आक्रोश में अली खामनेई साहब जिंदा है। वहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो तस्वीरें अपने सीने से लगा के बैठे हुए थे। देखिए, दिल्ली के ईरान हाउस में मौजूद हर शख्स के मन में सिर्फ एक सवाल था, सिर्फ एक गुस्सा था कि आखिर सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब को निशाना क्यों बनाया गया, उनका असैसिनेशन क्यों किया गया। हर शख्स के मन में आक्रोश था, हर शख्स की आंख में जो है वो आंसू थे। अशरफ जैदी साहब वहां का मैनेजमेंट देखते हैं, जलाल नकवी साहब वहां का मैनेजमेंट देखते हैं। बताइए, बात मैं सच कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि हैं भारत में, उनसे लेकर एम्बेसडर तक जितने लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे। हर शख्स वहां विचलित था। और ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं है, पूरे दुनिया में करोड़ों ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिनके मन में सवाल है। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, आप देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि किस तरह से असैसिनेट किया गया, जिस तरह से। इससे बड़ी गलत घटना इतिहास की और कोई नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में कैसे बात की जा सकती है उन लोगों से, और कैसे विश्वास किया जा सकता है? हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास इस डील को लेकर कोई प्लान नहीं है, ना ही इस ब्लॉकेड को कंटिन्यू करने की स्थिति में भी नहीं है। आप समझिए इस बात को, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं। देखिए, ईरान इस जंग में जीता है, इस जंग में ईरान ने जीत हासिल की है। सारे बेस तबाह हैं, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तबाह है। सऊदी अरब तक ये कह रहा है कि हम कैसे भरोसा करें अमेरिका पर, वो तो हमारी रक्षा ही नहीं कर पाया। अब ये सऊदी अरब देशों का ये सोच बन गई है। ब्लॉकेड ज्यादा दिन कंटिन्यू करने की हालत में तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे खुद ही नहीं है। और ईरान का जहां तक सवाल है, ईरान पर सालों से, 40 साल से प्रतिबंध लगे हुए हैं। कुछ समय और प्रतिबंध रह जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। और हमला करना है, अगर हमला करेंगे तो उसके बाद ईरान की सेना पिछली बार से ज्यादा बड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। जितने मिसाइल लॉन्चेस तबाह हुए थे वो फिर से बनने शुरू हो गए, आधे से ज्यादा तो रिपेयर भी हो चुके हैं। जहां जहां तबाही हुई थी वो सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तेजी से। यानी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, ये जो बातचीत के नाम पर शर्तें रखना और इस तरह की जो बातें हैं, ये चलने वाली नहीं है। अगर हमलों की आप बात करें, पिछले 12 से 24 घंटे में किरियत शिमोना में इजराइल में जबरदस्त हमले हुए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह कि तो अब तो तोप से भी हमले हुए हैं, जो शेल्स गिरे हैं इजराइल में कई जगह से नुकसान की खबरें आ रही हैं। 6 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, अब जिंदा हैं या उनकी मौत हो गई, इंतजार करना पड़ेगा। खबरें देर से आती हैं बाहर, लेकिन बताया जाता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से शेलिंग की गई तोप के जरिए। और ये पहली बार है ऐसा कि इस तरह की शेलिंग हुई है। अभी तक हमने देखा था कि सिर्फ जो है ड्रोन अटैक्स होते थे, लेकिन ड्रोन अटैक होते थे या फिर रॉकेट्स अटैक होते थे। पहली बार ऐसा है कि तोप से इजराइल पर हमला किया गया। और वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने जो है लगातार हमले कर रहा है, वो तस्वीरें उनकी भी सामने आई है। इस सूरत में देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच में जो जंग है वो तो जारी ही है। और जिस तरह से इजराइल की सेनाएं दावे कर रही है कि वो लेबनान में एक बफर जोन जो है उस पर कब्जा करके परमानेंटली वहां अपनी सेना को काबिज करना चाहती है, इस तरह की पॉलिसी के साथ नेतन्याहू आगे बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू वाला जो एंगल है, आप देखिए, क्या नेतन्याहू इस बात के लिए मान जाएंगे अगर बातचीत होती है कि ईरान की मिसाइल्स जो है, ईरान अपनी मिसाइल्स पर कोई बात नहीं करेगा? क्या नेतन्याहू को यह बात मंजूर होगी? कतई मंजूर नहीं होगी। तो फिर नेतन्याहू हमेशा ये चाहेंगे कि अगर सीज फायर होता है तो वो सीज फायर टूट जाए, किसी तरह की बातचीत ना हो। ऐसी स्थिति में कोई बातचीत वाली स्थिति सफल हो ही नहीं सकती। तो फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, इन तीनों के बनाए चक्रव्यूह में फंस चुका है। बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ऐसे में ईरान को किसी भी तरह से बातचीत की या किसी भी तरह की शर्तों को मानने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।